Hello friends, today we are going to start a new topic and that is electrostatics. Electrostatics is first topic of class 12th. So electrostatics शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं electrostatics होता क्या। तो electrostatics here electro is related to electrons or charges. Electrons or charge and statics is at rest. At rest. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, जहाँ पे चार्जेस रेस्ट में होंगे। फिर दूसरी बात अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात कर रहे हैं कि चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और रेस्ट में हैं। तो चार्ज प्रोड्यूस होते कैसे हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे कि हमने कोई कॉम रब की हेयर्स में तो चार्ज प्रोड्यूस हो गए, और हम कहते हैं कि अगर हमने कोई ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो चार्ज प्रोड्यूस हुए। तो जनरली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं इज ड्यू टू द रबिंग। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चार्ज रेस्ट में है क्यों। चार्ज रेस्ट में होते हैं जनरली किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल में। तो चार्ज रेस्ट में कहाँ पे होंगे, जहाँ पे होगा हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल में देयर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स। तो जो फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे ही नहीं तो चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में। लेकिन जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो भी चार्जेस होते हैं देयर आर फ्री चार्ज कैरियर्स ऑल्सो, तो वहाँ पे चार्ज रेस्ट में नहीं रहता है। फिर जनरली चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूँ, चार्ज हमने पढ़ा था Q, ठीक है, Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सो करंट को अगर मैं इसे देखूं तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब। करंट अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखना चाहूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए और टाइम इज टी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज इज ए इंटू टी। ये बेसिक है, आगे काम आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। लेकिन अगर बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है कि दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो कैसे हो सकता है, मान लो मैं एक ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो किसी मेटालिक स्फीयर के पास में लेके गया। नाउ ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड की वजह से क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्जेस विल बी एक्यूमुलेटेड ओवर हेयर एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपल्ड अवे हेयर, ठीक है। अब इस बॉडी को क्या मैं चार्ज बॉडी बोल सकता हूँ, अभी भी नहीं बोल सकता, बिकॉज देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी। लेकिन क्या किया, जैसे ही मैंने ये इस तरफ को लेट से मैंने ग्राउंडेड कर लिया, तो ग्राउंडेड करने की वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द अर्थ, है ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एंड इट विल न्यूट्रलाइज दिस चार्ज। अब क्या होगा, जैसे ही मैं अर्थिंग हटाऊंगा द होल बॉडी विल have only the negative charge in it. So I can say the body is charged negatively due to the induction. Okay. अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, that is quantization of charge. So ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज है इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज होगा इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट मे बी 1 2 3 एंड गोइंग ऑन, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी बॉडी में नेट चार्ज है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19, सो इज दिस चार्ज पॉसिबल, यस, ठीक है। क्यों पॉसिबल है, लेट से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू होगी Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 16 3 जा 48, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। बट अगर मैं इसे ऐसे कहता हूँ कि लेट से हमारी पास बॉडी है जिसमें चार्ज है, नेट चार्ज है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5.5 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये वैल्यू कभी भी इंटीजर में नहीं आएगी, मीन्स दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी इन डेसिमल। तो यहाँ पे n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल है
तो ये वैल्यू पॉसिबल कभी भी नहीं होगी। तो हमेशा जब भी चार्ज होगा इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आया कहाँ से? देखो हमें ये पता है कि जो लाइक चार्जेस होता है ना, लाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी रिपल्शन होगा। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस का आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। तो अट्रैक्शन होता है अनलाइक चार्जेस का, ठीक है। तो लेट्स से एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कितना होगा वो किन भाई साहब ने बताया? कूलॉम, ठीक है। तो कूलॉम ने क्या बताया, देखते हैं। तो कूलॉम ने बताया कि जो फोर्स होगा, लेट्स से वी हैव टू चार्जेस, वन इज Q1 एंड वन इज Q2, ठीक है। एंड देयर इज अ डिस्टेंस R सेपरेटिंग द टू चार्जेस। तो कूलॉम ने कहा कि जो इनमें फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and the force will be inversely proportional to the square of distance between them. Combining these two, we will get forces directly proportional to Q1 Q2 upon R square, and this sign of proportionality is replaced by a constant K. So F is equal to K Q1 Q2 upon R square, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स है ये किसके इक्वल होता है? इट इज K टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जैसे ही मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ मुझे 11th क्लास की एक और इक्वेशन याद आती है, वो है हमारा F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता था, ये कौन सा फोर्स होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड दिस वॉज द फोर्स बिटवीन द टू मासेस M1 M2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R। हेयर G is gravitational constant, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्या होता है कि ये दोनों फोर्स अगर मैं देखूं तो लगते तो सेम है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं इन दोनों रिलेशन में तो देखो ये तो सिमिलैरिटी है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस और द टू चार्जेस। लेकिन अब ये इक्वेशन देख के ना एक चीज़ ध्यान आती है कि यहाँ पे चार्जेस और मास में भी कोई रिलेशन होगा, है ना। तो चार्जेस और मासेस को मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, देखते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है, नो चार्ज, ठीक है। और जो हमारा मास है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एंटिटी, ठीक है। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। जो चार्ज है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो हमारा मास है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? देखो जब तक रेस्ट मास है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, फॉर एग्जांपल बहुत हाई वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट से कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, तो यहाँ पे मास कैसे वेरी करता है? मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मास वेरी करता है, ठीक है। फिर एक और बात है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता, ठीक है। मास कंजर्व्ड नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमें ये इक्वेशन याद है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मास कंजर्व्ड नहीं रहता, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मासेस। अब वापस से आता अपने कूलॉम्स लॉ में, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ में अभी मैंने देखा था कि कोई दो चार्जेस थे Q1 Q2 एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज R,
तो क्या होता है F इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ लिया था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक K होता है, K किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना, ये भी कहते हैं इसे। तो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस मैंने माने हुए हैं, ये क्या है, अभी वैक्यूम में है या एयर में है, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो यहाँ पे फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल है, न्यूटन, ठीक है। लेकिन अब कई बार ना इसके बारे में पूछ लिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में, कि भैया इसकी हमें जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं और इसकी यूनिट बताएं। तो कैसे बता सकते हैं, देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी, देखो चार्ज 1 चार्ज 2 दैट इज कूलम का स्क्वायर, अपॉन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल है। अब पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कूलम स्क्वायर दैट इज, कूलम मैंने बताया था अभी 80 का स्क्वायर अपॉन न्यूटन का क्या होता है, MLT -2 इंटू मीटर स्क्वायर दैट इज लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML, यहाँ पे हो जाएगा 3T -2। सो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लेके जाता हूँ, M-1 L -3 T4A2। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के बारे में बात की थी, तो लेट से अगर वो वहाँ पे फ्री स्पेस ना हुआ, कोई दूसरा मीडियम हुआ, मैं मान लेता हूँ कि मैंने पानी के अंदर रख दिया, सो तब देखते हैं इस केस में होगा क्या, ठीक है। तो लेट से मैं फोर्स लिख रहा हूँ, फोर्स इन फ्री स्पेस, तो F0 लिख देता हूँ इसे, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब कोई मीडियम है तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R कर लेता हूँ, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन R है, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी इन अ मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन R होता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इन अ मीडियम, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, F0 अपॉन FM, आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, सो इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसका रेशियो आता है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो F0 अपॉन FM, ये इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किसी एक कांस्टेंट K से, ठीक है। और इस कांस्टेंट को मैं कहता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ मैं देख सकता हूँ कि जो फोर्स इन मीडियम है, इट विल बी इक्वल टू F0 अपॉन K, दैट इज फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास वाटर है लेट से, ठीक है, तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट इज़ 81। तो इस केस में अब जो वाटर में जो फोर्स आएगा बिटवीन द टू चार्जेस, इट विल बी इक्वल टू जो हमारा फ्री स्पेस में फोर्स था अपॉन 81, मतलब हमारा फोर्स 1/81 टाइम ऑफ द फोर्स इन फ्री स्पेस हो जाएगा, मतलब हमारा फोर्स काफ़ी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 1/81 टाइम, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ एंड इट्स बेसिक, ठीक है। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं। लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज है Q1
और यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, इसे थोड़ा इधर बना लेता हूँ। लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक रेफरेंस फ्रेम सेट करूँगा। मैंने एक रेफरेंस फ्रेम सेट किया, ठीक है। लेट से दिस इज O, दिस पोजीशन इज A, दिस पोजीशन इज B, ओके। सो the position vector to A is, let's say, R1 vector and position vector to B is R2 vector, okay. So position vector to A is R1 vector, position vector to B is R2 vector, ठीक है। और एंड लेट्स से मैं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाता हूँ A से B के लिए एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई D वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। देखो ये दो चार्ज हैं जो हमने सबसे पहले एज्यूम किया है, दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं। तो मे बी दीज आर नेगेटिव चार्जेस और द पॉजिटिव चार्जेस। तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो लेट्स से इस ये जो Q1 चार्ज है ना, इस पे Q2 एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा इस तरफ। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q, इसे मैंने F12 मान लिया। सिमिलरली चार्ज Q2 पे चार्ज Q1 एक फोर्स लगाएगा एंड लेट्स से दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, दिस इज F21 एंड दिस इज F12। अब मुझे यही फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कैसे, वेक्टर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे फोर्स निकाल रहा हूँ F12 ड्यू टू 1, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो 2 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1, ठीक है। तो 2 पे कौन लगा रहा है, 1, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट दिस इज D का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये जो D वेक्टर का स्क्वायर है ना, D वेक्टर का स्क्वायर, तो D वेक्टर अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये क्या होगा, ये R1 वेक्टर, दिस इज D वेक्टर। अगर मुझे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है तो R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। ये होता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि भाई हमारे पास A वेक्टर ये है और ये B वेक्टर है, ठीक है। तो इसका टेल, इसका हेड ज्वाइन कर लो तो इसका रिजल्टेंट होगा, है ना, रिजल्टेंट, एंड इट विल बी इक्वल टू R1 A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर विल गिव यू R2 वेक्टर, ठीक है। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, और दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1 कैन बी रिटन एज R12, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या, अगर आपको वेक्टर देखना है तो क्लास 11th का वेक्टर जो मैंने ले रखा है उसमें देख लेना। तो दिस विल बी इक्वल टू R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसे एक वेक्टर लुक देने के लिए मैंने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया। देखो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था 1, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लुक मिल जाएगा उसे, वेक्टर लुक, ठीक है। तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, देखो यूनिट वेक्टर A कैन बी रिटन एज A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। तो F21 कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R12, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो जब हम 1 से 2 में जा रहे थे, है ना, अभी क्या था, 2 पे फोर्स लग रहा था, किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब फोर्स 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पलट दूं, क्योंकि अब 1 से 2 की तरफ लग रहा है ना, तो मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता हूँ। लेट से इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूँ, Q1
Q1 Q2, ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूँ, है ना, 2 से 1 की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया। नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव दिस वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, R2 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, T वेक्टर प्लस R2 वेक्टर के इक्वल। नाउ हेयर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2 और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज R21। ओके, अब देखते हैं, अब क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू R21। नाउ अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे और वेक्टर लुक देने के लिए इसे क्या करेंगे, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ये यूनिट वेक्टर है, तो इट विल बी इक्वल टू R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब इनटू R21 वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इसे देखूं, देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को क्यूब कर लो, कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो दिक्कत होगी वो यहाँ पे क्या R21, यहाँ पे क्या R12। अब अगर मैं देखूं हमें पता है कि R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12, क्या हम ये देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पे क्या है R12 देखो किसके इक्वल है, R2 माइनस R1, ठीक है। R12 किसके इक्वल है, R12 किसके इक्वल है, R2 माइनस R1, और R21 किसके इक्वल है, R1 माइनस R2। हम ये देख सकते हैं ना, R21 किसके इक्वल है, R1 माइनस R2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, क्या ये इक्वल और अपोजिट है कि नहीं है, ठीक है। R2 माइनस R1, हेयर इट इज R1 माइनस R2। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मतलब चार्ज 1 जो चार्ज 2 पे फोर्स मारेगा और जो चार्ज 2 1 पे फोर्स मारेगा, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट द नेचर विल बी अपोजिट, ओके।